हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी, ठीक है। जो क्वेश्चन 1 है उसमें 20 सब पार्ट्स हैं, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं और सभी 1 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है एक्टिविटीज रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसमें कि सामान को परचेज भी किया जाता है और बेचा भी जाता है। इस तरीके के एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि विनिमय। तो जब वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन यानी कि खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में जो है विनिमय यानी कि एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज रिलेटेड टू। तो जो मतलब कि डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है वो किससे रिलेटेड है? तो ये कंजम्पशन से रिलेटेड है, यानी कि उपभोग से रिलेटेड है। ये नियम बताता है कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जो है मानक इकाइयों का लगातार उपयोग करता जाता है, यूनिट कंजम्पशन बढ़ाता जाता है, तो हर बारी जो वो एक एक्स्ट्रा यूनिट जो यूज कर रहा है या उसको उपयोग कर रहा है, उसकी संतुष्टि कम होती जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनडिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इनडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं यानी कि जो तटस्थ वक्र होते हैं वो एक दूसरे को काट सकते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि जो दो जो मतलब कि कह सकते हो इनडिफरेंस कर्व होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि हर जो मतलब कर्व होता है ना, वो संतुष्टि के एक अलग स्तर को जो है वो दर्शा रहा होता है। अगर वो काटेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक ही बिंदु पर संतुष्टि जो है के दो अलग अलग स्तर हैं, ठीक है, जो कि तार्किक रूप से या आप कह सकते हो लॉजिकली जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो जब डिमांड कर्व जो है वो मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी होगी? तो वो हो जाएगी इनफाइनाइट यानी कि अनंत, ठीक है। तो जब जो डिमांड कर्व है वो एक्स एक्स के हॉरिजॉन्टल होगी, तो इसका मतलब होता है कि कीमत में थोड़ा सा भी बदलाव होने पर जो डिमांड है ना, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। और इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं, जिसको कि इस तरीके से, ठीक है, दिखाया जाता है, इन्फिनिट के तौर पे दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एबीसी में क्या जोड़ा जाए ताकि वो एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट जो है वो बन जाए, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट जो होती है यानी कि जो औसत लागत होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एएफसी, ठीक है, यानी कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को मिला के एवरेज कॉस्ट जो है वो बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें, रीड दीज स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 कहता है मोर प्रोडक्शन ऑलवेज मींस मोर इनकम। ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब होता है ज्यादा इनकम, ठीक है, तो ये तो गलत है। दूसरा है मोर इनकम ऑलवेज मींस हायर प्रॉफिट फॉर अ फर्म। तो अगर ज्यादा इनकम है इसका मतलब फर्म को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो इसको मैचिंग जो है वो करना है हमने। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई Q, ठीक है। तो इसके बाद अगला देखो, जो एवरेज रेवेन्यू है यानी कि जो AR है वो हम टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे जब हम, ठीक है, उसकी मात्रा से, क्वांटिटी से, तो पता चल जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फर्स्ट से मैच हो जाएगा, जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ए ऑप्शन है, ठीक है, देखो इसमें जो है ए के साथ हमने कौन सा मैच किया था? तो ए के साथ हमने मैच किया है थर्ड, ठीक है, तो ए थर्ड। इसके बाद जो हमारे पास बी है वो हमने फोर्थ के साथ मैच किया है, यानी कि जो हमारे पास ए थर्ड, बी फोर्थ है ना, सी फर्स्ट और डी 2, यानी कि एड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एबीसी लिखना चाहिए था, इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन
If the elasticity of supply is unitary, what will be the percentage increases in its supply when there is a 15% increase in the price of commodity? तो जब किसी वस्तु के प्राइस में 15% का इंक्रीमेंट हो जाता है तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसमें क्या चेंजेस आएगा, तो वो भी 15% जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो 1 के इक्वल है होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जितना चेंज आएगा, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है ना, तो जितना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में चेंज आएगा उतना ही प्राइसेस में जो है वो भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो मैचिंग नहीं है ये करेक्ट पेयर के अकॉर्डिंग इसको आपने चूज करना है। तो रियल फ्लो का क्या मतलब होता है, कैश पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेमेंट तो नहीं है ना, ये तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव होता है, तो ये गलत है। मनी फ्लो का मतलब कैश पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट चूज करना था हमने, तो ये जो है हमारा करेक्ट है, बी का सेकंड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कौन सी विशेषता है इनमें से वो आपने बताना है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होता है, परफेक्ट नॉलेज, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर भी होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक जैसा यानी कि यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बाजार का पूरा नॉलेज होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में जो बायर है, ठीक है, यानी कि खरीदार और जो विक्रेता है दोनों ही शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। तो डबल काउंटिंग की वजह से जो नेशनल इनकम है वो क्या होता है, बढ़ जाएगा, क्योंकि काउंटिंग डबल हो रही है तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू कंट्रोल क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक। तो क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, वो सिक्योरिटीज जो है ओपन मार्केट में सेल करता है। ठीक है, तो इससे जो है वो क्या होगा कि नकदी जो है वो बैंक के पास वापस आ जाएगी और इससे जो है वो लोन देने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज अपवर्ड। तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो मतलब कि डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका कर्व होता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगला क्वेश्चन है डिसइन्वेस्टमेंट इज अ डैश रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके का रिसीट है गवर्नमेंट का, तो ये कैपिटल रिसीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इफ द गवर्नमेंट्स प्राइमरी deficit is 2569 crore rupees and the interest payment is 498 crore rupees, then what will be the fiscal deficit be? तो जो फिस्कल डेफिसिट है ना, वो किसके इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट और दूसरा जो है वो इसमें ऐड कर लिया जाएगा किसको, इंटरेस्ट पेमेंट को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास है 2569 और इंटरेस्ट पेमेंट है 498 करोड़ रुपीस। इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3067 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो असर्शन एंड रीजन है। असर्शन यानी कि ए एंड अ रीजन आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। असर्शन है हमारे पास कि when there is a deficit in the balance of trade it does not mean there is a deficit in the balance of payment। यानी कि जब व्यापार संतुलन में घाटा होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भुगतान संतुलन में भी घाटा होगा, है ना। रीजन इन्होंने बताया है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली वन पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, कि व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भुगतान संतुलन खातों का केवल एक हिस्सा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है असर्शन है और रीजन है दोनों ही करेक्ट है, और ये दोनों मतलब कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो सुरजीत पास हिज एमए इन 2023, he is getting a job as a clerk in an office but he does not want to do it। तो उसको जॉब मिल रही है, उसने एमए किया हुआ है ना, और उसको क्लर्क की जॉब मिल रही है ऑफिस में, पर वो उसको करना नहीं चाहता, तो ये किस तरीके की बेरोजगारी होगी, तो ये बेरोजगारी होगी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि स्वैच्छिक बेरोजगारी। तो जब एक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी दर जो होती है उस पर काम करना जो है उसका मौका मिलता है ना, लेकिन वो अपनी उच्च योग्यता के कारण या कम वेतन के कारण वहां पे काम नहीं करना चाहता, तो इसे हम कहेंगे स्वैच्छिक बेरोजगारी, यानी उसने अपनी इच्छा से ये बेरोजगारी चुनी है। ठीक है,
अगला है अ चेक इशूड बाय वन मर्चेंट टू अनदर मर्चेंट इज अ करंट अकाउंट इज डैश मनी, इन करंट अकाउंट इज डैश मनी। तो जब एक चेक जो है वो इशू किया जाता है एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को, ठीक है, तो ये किस तरीके का मनी होता है, नियर मनी, ठीक है, निकट मुद्रा। अगला क्वेश्चन है इन एन इकोनॉमी नेशनल इनकम इज 20,000, तो नेशनल इनकम जो है वो 20,000 है, ठीक है, और जो हमारे पास 20,000 करोड़ रुपए है, और जो एमपीसी है, ठीक है, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, वो हमारे पास 0.5 है, ठीक है। देन यू हैव टू टेल दैट व्हाट विल बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है वो आपने बताना है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेशनल इनकम है वो कितना है, 20,000 करोड़ रुपीज, ठीक है, करोड़ रुपीस। इसके बाद जो एमपीसी है यानी कि जो हमारे पास सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो कितना दिया गया है, 0.5। तो यहाँ पे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्वायत्त उपभोग जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है, बार सी जो है वो नहीं दिया गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 करोड़, ठीक है, तो ये इसका आंसर है 10,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि आपने 25 to 30 वर्ड्स में जो है वो आंसर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। एक बार क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि आपने पैराग्राफ को रीड करके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो क्या है वो आपने बताना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू कंपेयर द पोटेंशियल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट टू डिसाइड वेदर इट इज इकोनॉमिकली वाइएबल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आंसर नंबर 1। अगला है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका क्या है वो आपने बताना है। तो आंसर लिखोगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस is to decide whether it is economically viable, ठीक है, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है when is a project adopted under cost benefit analysis, तो कब इस प्रोजेक्ट को जो है वो शामिल किया गया वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये लिखा है ना if expected benefits exceed the cost the project is considered viable, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन है राइट एनी वन बेनिफिट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का एक फायदा जो है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द ग्रेटेस्ट बीइंग दैट इट हेल्प्स इन चूजिंग द राइट प्रोजेक्ट टू अवॉइड फ्यूचर लॉसेस, आंसर नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है कैन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ओनली बी अप्लाइड टू बिजनेस डिसीजन, क्या इसे सिर्फ बिजनेस डिसीजन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। इट कैन बी अप्लाइड टू अदर फील्ड्स ऑल्सो, दूसरे फील्ड के लिए भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। नो, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टू एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेदर इन बिजनेस और वेदर इन business or other fields, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन यूज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो किस तरीके के बिजनेस जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो न्यू फर्म्स है ना, न्यू फर्म्स it is used by both established and new firms, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना आप आंसर, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 6। अगला देखो सेम मतलब कि आपको एक और पैराग्राफ दिया गया है, उसमें भी 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको रीड करके अपने आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हु कंट्रोल्स क्रेडिट इन एनी इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में क्रेडिट जो है वो कौन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर इन एनी इकोनॉमी द टास्क ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज परफॉर्म्ड बाय द कंट्रीज सेंट्रल बैंक, ठीक है, यहाँ तक लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ मेजर डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट, किस तरीके के मेजर के थ्रू जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट यानी कि उधारा पैसा जो है उसको कंट्रोल करता है, ऋण को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देखते हैं दिस इज डन अंडर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर
ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा आंसर नंबर 2। अगला है विच इज द पॉलिसी रेट इन इंडिया। इंडिया में पॉलिसी रेट जो है वो क्या है, तो रेपो रेट होता है ना, तो यहाँ पर लिखा है kept its policy rate the repo rate। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 3। अगला है व्हाट इज द करंट रेपो रेट इन इंडिया। तो करंट रेपो रेट जो है वो इंडिया में क्या है वो आपने बताना है, तो यहाँ पे 6.5% दिया गया है, ये आंसर नंबर 4 हो गया। अगला है व्हाट इज द आरबीआई's ग्रोथ रेट एस्टिमेट फॉर द ईयर 2024 टू 2025। तो यहाँ पे जो एस्टिमेटेड मतलब कि ग्रोथ रेट है आरबीआई की तरफ से 2024-25 ईयर में वो कितना है वो आपने बताना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये 7.2% है। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 5। अगला है व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन द मॉनेटरी पॉलिसी रेट इन इंडिया इन द फ्यूचर। तो किस तरीके का जो मतलब कि कह सकते हो फ्यूचर में मॉनेटरी पॉलिसी रेट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल डेफिनेटली बी अ कट इन दीज रेट्स इन इंडिया इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर नंबर 6। इसके बाद बेटा आपको कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपने 60 to 70 वर्ड्स में करने हैं। क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। ठीक है, 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और उसमें बेसिकली इन क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं। ठीक है, आंसर 100 to 150 वर्ड्स में आपने करना है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।